हेलो डी स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैटर इन और सराउंडिंग वाला जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसका लेक्चर नंबर 3। तो आई होप आपने पहले वाले 2 लेक्चर्स जो हैं वो देखे होंगे, क्योंकि वो जो 2 लेक्चर हैं वो इस चैप्टर का बेस है। उनके बगैर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। तो पहले आप वो देखोगे, उसके बाद आज हम देख रहे हैं कि यहाँ हम क्या स्टडी करेंगे इस वाले लेक्चर में। तो आप देखो, मैंने यहाँ लिख दिया पहले एज यूजुअल व्हाट टू स्टडी, कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। तो आप देखो हम यहाँ आज पढ़ने वाले हैं कि हमारे पास टेक्स्ट बुक के ऊपर एक ऐसे टॉपिक लिखा होता है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या जो मैटर है वो अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था स्टेट का मतलब होता है जैसे कोई चीज़ सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। तो इसका मतलब हो गया क्या सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, या फिर लिक्विड गैस में, या फिर लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है। तो वही इसमें हम डिस्कस करेंगे, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। यहाँ इसमें ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि चेंज ऑफ स्टेट मतलब जब हम इसका आंसर स्टडी करेंगे तो वहाँ से आंसर निकल के आएगा कि यस, हाँ, मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे स्टेट जो होती है हमारी, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। हम देखेंगे जो स्टेट होती है सॉलिड टू लिक्विड चेंज होगी, ठीक है। या फिर हम लिक्विड टू सॉलिड उसको चेंज करके देखेंगे, या फिर लिक्विड टू गैस करेंगे, फिर उसके बाद हम गैस टू लिक्विड स्टेट को चेंज करेंगे, ठीक है। और जहाँ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट चेंज करेंगे वहाँ एक टॉपिक आएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यहाँ हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और लिक्विड टू सॉलिड में तो कुछ नहीं होगा, लिक्विड टू गैस में यहाँ आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये 2 टॉपिक जो है हम ये भी साथ में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो लेक्चर जो है थोड़ा सा हो सकता है लेंथी हो जाए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हम करने वाले हैं, ठीक है। तो 1 आवर तक ही होगा लेक्चर, 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होने वाला। तो ठीक है, आप एक बार इसको लिख लो आज का टॉपिक क्या है, तो फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। तो पहले मैं यहाँ लिखूंगा कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, ठीक है। तो उसका आंसर पहले हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक निकालो, अपना पेन निकालो, तो लिखना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उसके बगैर वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है। चलो इसको मैं साफ़ कर देता हूँ, फिर यहाँ लिख देते हैं, तो फिर आगे चलते हैं। तो आप देखो हमने लिख लिया यहाँ हमारा टॉपिक, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट जो है उसको चेंज कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो आप देखो मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है। तो इसका आंसर है यस, अपनी स्टेट मैटर चेंज कर सकता है। मतलब जो हमारा सॉलिड होता है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड जो होता है वो भी गैस में चेंज हो सकता है। इसी तरह इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, जैसे लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो सकता है और गैस लिक्विड में भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पहले हम इसका जो आंसर डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, ठीक। तो आप देखो मैं आपको थोड़ा सा समझाने की यहाँ ट्राई करता हूँ पहले, उसके बाद मैं आपको लिखवाऊंगा। तो आप देखो यहाँ हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया था 3 हमने चीज़ें ले लेनी है, 3 डब्बे बना लेने हैं पहले ऐसे करके, ठीक है। 3 डब्बे हमने बना लिए ऐसे, ठीक। तो आपको पता है एक का नाम रख दो आप सॉलिड, एक का नाम रख दो लिक्विड, एक का नाम रख दो गैस, ठीक। तो जो 3 डब्बे हमने बनाए, आपको पता है हमने डिस्कस किया था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसका डिफरेंस होता है, सिर्फ पार्टिकल्स का। तो आपको पता है सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं। तो आप यहाँ क्या करो, क्लोजली पैक्ड पार्टिकल्स बना दो। देखो थोड़ा सा यहाँ हम बना देते हैं ऐसे करके, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मान लो कि ये पूरा जो पीस है ये सॉलिड है, इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं ये ऐसे क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये पीछे वाले लेक्चर में हमने देखा था। और लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये लिक्विड के अंदर पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, और गैस के अंदर पार्टिकल कैसे होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। ये ठीक। तो आप देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ यही पार्टिकल्स का डिफरेंस है कि सॉलिड जो होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैंने आपको बताया था कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, जैसे वो सख्त होता है, ठीक है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ऐसी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिर्फ इन पार्टिकल्स की वजह से होती हैं, ठीक है। क्योंकि सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इसमें लेस क्लोजली पैक्ड होते हैं, इसमें बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं, गैस में बिल्कुल लूजली पैक्ड होते हैं। अब आप देखो सॉलिड को लिक्विड में हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो हमारा जो क्वेश्चन है ना ऊपर लिखा हुआ है वो यही लिखा है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, मतलब क्या अगर हमारे पास कोई सॉलिड है क्या वो लिक्विड बन सकता है,
ठीक है, तो वही हम देखने वाले। ठीक है, तो आप देखो यहाँ कि अगर ये जो सॉलिड है हमारे पास, अगर मुझे इसको लिक्विड बनाना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब इस सॉलिड की स्टेट हमें चेंज करानी हो तो आप देखो कुछ नहीं करना पड़ता। सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ जो पार्टिकल्स हैं यहाँ इसके साथ बहुत पास पास हैं पार्टिकल्स, सॉलिड के अंदर बहुत पास पास पार्टिकल्स हैं। तो अगर किसी ना किसी तरह आप क्या करो, इन पार्टिकल्स को दूर दूर कर दो। मतलब ये अगर पार्टिकल सपोज 4 पार्टिकल मैं यहाँ ले रहा हूँ, ये 4 पार्टिकल सॉलिड के सपोज, चलो 6-7 ले लेते हैं इतने, ये पार्टिकल सॉलिड्स के हैं, ये बहुत पास है। अगर किसी तरह आप इन पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर कर दो, ठीक है, दूर कर दो, तो देखो अब थोड़े से दूर हो गए तो आप देखो ये पार्टिकल किसके बन गए, थोड़े से दूर किस में होते हैं पार्टिकल्स, थोड़े से दूर पार्टिकल लिक्विड में होते हैं। तो जब आपने सॉलिड के पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर कर दिया किसी तरीके से, तो अब देखो ये क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल बहुत नहीं, मतलब थोड़े से दूर होते हैं, आपस में थोड़े थोड़े दूर होते हैं। तो आपने क्या किया, किसी ना किसी तरह सॉलिड के पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर करके यहाँ से ऐसा बना दिया, कोई तरीका अप्लाई करके। तो यहाँ वही हुआ, सॉलिड के पार्टिकल थोड़े से दूर हो गए तो लिक्विड बन गया। इसका मतलब कुछ भी नहीं, अगर हम किसी ना किसी तरह जो पार्टिकल्स हैं हमारे सॉलिड के, तो उसको अगर हम किसी ना किसी तरह थोड़े से दूर कर देते हैं तो हमारा सॉलिड लिक्विड बन जाएगा। इसका मतलब स्टेट चेंज हो गई। मतलब कैसे हुई, यहाँ जो हमने क्वेश्चन लिखा था क्या मैटर अपनी स्टेट चेंज कर सकता है, तो इसका आंसर यस कर सकता है, बिल्कुल सिंपल। कैसे, सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा सा क्या कर दो, दूर कर दो, तो लिक्विड बन जाएगा। अब देखो लिक्विड से गैस भी बन सकता है। इन लिक्विड के पार्टिकल को अगर मैं किसी तरह थोड़ा सा और दूर कर दूं, तो आप देखो और दूर करेंगे तो यहाँ से यही बनेगा, ऐसा ही कुछ बनेगा। सपोज ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ये, तो इनको किसी तरह यहाँ से ऐसे उठाओ, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ रख दो, इसको यहाँ और दूर कर दो इन पार्टिकल को, तो जैसा और दूर करेंगे तो वो गैस बन जाएगा। तो आप देखो कितना सिंपल है। तो आप बोलो कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, लिक्विड गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने क्या किया, ये जो लिक्विड था ये कैसे बना था, आपको याद रखना है कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स थे बहुत क्लोज थे, तो क्लोज पार्टिकल को हमने थोड़ा सा दूर कर दिया, वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। ठीक है, अब देखो लिक्विड के पार्टिकल ने इनको और थोड़ा सा दूर कर दो तो क्या बन जाएगा, गैस बन जाएगा। दैट्स इट, और कुछ खास चीज नहीं है इसमें। अब देखो अगर मैं बोलूँ आपसे कि क्या लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, ठीक है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो सकता है, तो देखो आई होप आपको ये पता होगा सॉलिड लिक्विड गैस होता क्या है। देखो सॉलिड में आप ले लो, जैसे आइस है, बर्फ होती है बर्फ, तो लिक्विड में आप ले लो वाटर, और इसमें आप ले लो वेपर। ठीक है, इसकी एग्जांपल लेके आप समझ सकते हो। ठीक, आइस क्या होती है, सॉलिड, वाटर क्या होता है, लिक्विड, और वाटर का जो वेपर होता है, जो भाप होते हैं, वो क्या होती है, उसकी गैस फॉर्म होती है। तो आपसे कोई पूछ ले कि सॉलिड तो लिक्विड में चेंज हो सकता है, मतलब देखो बर्फ तो पानी में बदल सकती है, पानी से भाप भी बन सकता है, ये भी पता है हमें। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस पानी से बर्फ बन जाए, पानी से बर्फ बनने का मतलब है लिक्विड से सॉलिड बन जाए, तो यस ऐसा हो सकता है। कैसे पॉसिबल है, आप देखो लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल थोड़े से दूर हैं, तो अगर मैं क्या करूं, किसी तरह इन पार्टिकल को थोड़ा सा पास कर दूं, देखो ना, अगर इन पार्टिकल को मैं क्या करूं, थोड़ा सा पास लेके आ जाऊं, थोड़ा सा क्लोज करूं, तो क्या ये ऐसा नहीं बन जाएगा। तो अगर पार्टिकल पास आ जाएंगे तो ये ऐसा बन जाएगा, मतलब लिक्विड सॉलिड बन जाएगा। ठीक, इसी तरह गैस को देखो, गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि गैस के पार्टिकल को थोड़ा सा पास करूंगा तो इस फॉर्म में आ जाएगा, तो ये तो गैस लिक्विड बन जाएगा। तो इसका मतलब देखो ये बात ट्रू है कि सारी चीजें डिपेंड करती है किसके ऊपर, पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो पार्टिकल्स के बेस के ऊपर हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड को गैस में भी चेंज कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। इसी तरह जैसे आपको पता है बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ भी तो बन सकती है। ठीक है, आपने बनाई होगी फ्रिज में रख के। इसी तरह आप देखो पानी से भाप बन सकता है और भाप से फिर से पानी भी बन सकता है, और ये चीज़ें किस पे डिपेंड करती हैं, इन पार्टिकल्स के ऊपर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप कुछ ना कुछ इसमें 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हो, 1-2 पॉइंट्स आप ऐड कर दो ताकि आपको याद रहे। ठीक, चलो मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ थोड़ा सा। देखो आप यहाँ लिख लो कि वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट डिफरेंस इन 3 states of matter, 3 states of matter, ठीक है, is due to difference
in their interparticle डिस्टेंसेस। ठीक है, ये पॉइंट आपको ऐड करना है। क्या पॉइंट है? देखो, हम जानते हैं कि जो डिफरेंस होता है, देखो वी नो दैट डिफरेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। मतलब ये जो हमारे 2 पार्टिकल के बीच में डिस्टेंसेस हैं, इसी की वजह से जो है 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। वही मैंने यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि डिफरेंस इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर जो डिफरेंस होता है वो किसकी वजह से होता है, उनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस की वजह से होता है। ठीक है, एक पॉइंट आप और लिखो, यहां लिखो, मैं लिख देता हूं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस तो आपको समझ में आ ही रहा होगा, डिस्टेंसेस, या फिर सीधा लिख लो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मिनिमम। मिनिमम किस में होता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस? आपको पता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम किस में होता है, सॉलिड्स में। मिनिमम इन सॉलिड्स। ठीक है, जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है वो मिनिमम होता है सॉलिड में। अच्छा, उसके बाद आप कॉमा डाल के लिखो इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स। ठीक है, एंड एक और आप लिख लो मैक्सिमम, यहां लिख लो मैक्सिमम इन गैसेस। ठीक है, ये आपने लिख लिया। एक पॉइंट आप ऐड करो, फिर हम आपको एक चीज और बताएंगे। ठीक है, आगे लिखो हेंस वी कैन कन्वर्ट, ठीक है, अ सॉलिड इनटू लिक्विड and a liquid into gas by increasing interparticle distances। ठीक है। अच्छा, आगे कॉमन डाल के मैं लिख रहा हूं, द रिवर्स कैन also be done by decreasing interparticle distances। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको ये समझाता हूं मैंने क्या लिखा है। ठीक, आई होप आपको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश जो है वो समझ में आती होगी। थोड़ी सी इंग्लिश तो आपको आती होगी ना समझ में। ठीक है, देखो, अब देखो यहां जो मैंने लिखा है इसको हम यहां देखते हैं कि ये तो आपको पता चल गया। इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं उनमें क्यों डिफरेंस होता है। इसलिए डिफरेंस होता है कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं उनमें डिफरेंट किस्म का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है। ठीक है, 2 पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिफरेंट किस्म का होता है, किसी में ज़्यादा किसी में कम। जैसे इसमें बहुत कम डिस्टेंस था, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, अब देखो यहाँ इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मिनिमम इन सॉलिड्स। वही जो मैंने आपको समझाया कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है वो सॉलिड्स में बहुत कम होता है। मतलब पार्टिकल बहुत पास होते हैं तो 2 पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। जब पार्टिकल बहुत पास होंगे तो वो डिस्टेंस बहुत कम होगा। ठीक है, वो होता है मिनिमम, कम से कम होता है सॉलिड में। ठीक है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स। लिक्विड में इंटरमीडिएट का मतलब है कि गैसेज और सॉलिड जो है, मतलब गैसेज में तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, सॉलिड में बहुत कम होता है, और उसके सेंटर में आ जाते हैं लिक्विड, तो इसीलिए इंटरमीडिएट का मतलब होता है सेंटर में। ठीक है, तो आप देखो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इज मिनिमम इन सॉलिड्स, मतलब सॉलिड्स में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मिनिमम होता है। इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स एंड मैक्सिमम इन गैसेज, सबसे ज़्यादा गैसेज में होता है। तो ये आप देख लो यहाँ से इंटर पार्टिकल डिस्टेंस यहाँ बहुत कम है,
तो यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा है और यहाँ बहुत ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम किस में होता है, गैसेज में। तो आई होप आपको इंटर पार्टिकल डिस्टेंस समझ में आया होगा। पहली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था इंटर पार्टिकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। इंटर का मतलब होता है दो के बीच में, और पार्टिकल का मतलब है पार्टिकल। तो दो पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, ठीक। तो वही यहाँ लिखा है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होता है सबसे कम किस में होता है, सॉलिड में, उससे ज़्यादा किस में होता है, लिक्विड में, और उससे ज़्यादा किस में होता है, गैस में, ठीक है। और सबसे कम सॉलिड में, सबसे ज़्यादा गैस में, और लिक्विड में, इन दोनों के सेंटर में जो होता है, मतलब इंटरमीडिएट लिक्विड में होता है, ठीक। अब देखो यहाँ तक आपको क्या समझ में आया, उसको पहले कंक्लूड करते हैं। आपको ये समझ में आया कि हम जो मैटर की स्टेट्स हैं, मतलब सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो जो चेंज होती है वो किस बेस पे होती है, उनके पार्टिकल के डिस्टेंस के ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो आप देखो सॉलिड में जो पार्टिकल का डिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है, लिक्विड में थोड़ा सा ज़्यादा, गैस में थोड़ा सा ज़्यादा। तो अगर हम किसी सॉलिड के पार्टिकल्स को थोड़ा सा दूर कर दें तो लिक्विड बन जाएगा, अगर लिक्विड के पार्टिकल को थोड़ा सा और दूर कर दें तो गैस बन जाएगा, यही होता है। तो हमने यही लिखा था, ठीक है, यही लिखा था ना कि हम जानते हैं कि डिफरेंस जो होता है तीन स्टेट्स ऑफ मैटर में, वो किसकी वजह से होता है, डिफरेंस इन देयर इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, मतलब उसके इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस की वजह से होता है। और इंटर पार्टिकल डिस्टेंस सबसे कम होता है सॉलिड में, और उससे ज़्यादा होता है लिक्विड में, उससे ज़्यादा होता है गैस में। ये इस पॉइंट में हमने समझ लिया। अब देखो हिंस हम क्या कर सकते हैं, हिंस का मतलब पता ही है आपको, वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब हम एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अ लिक्विड इनटू गैस, एक लिक्विड को गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, मतलब उनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस को बढ़ा के, ठीक है। देखो ये लिखा है ना, वी कैन कन्वर्ट अ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब एक सॉलिड को हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और एक लिक्विड को हम गैस में भी चेंज कर सकते हैं। कैसे, हमने यहाँ किया था, सॉलिड का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ाया तो लिक्विड बन गया, लिक्विड का बढ़ाया तो गैस बन गया। सिर्फ हमने इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस जो थे उसको बढ़ाया तो स्टेट चेंज हो गई। तो वही हमने यहाँ लिखा था कि अ लिक्विड इनटू गैस बाय इंक्रीजिंग इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस को इंक्रीज करके हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। अब देखो मैंने यहाँ लिखा है द रिवर्स कैन आल्सो बी डन बाय डिक्रीजिंग इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, मतलब इसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ठीक है। रिवर्स का मतलब है लिक्विड को हम सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं और गैस को हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं। तो आप खुद देखो, इसको इसमें चेंज करेंगे, ठीक है, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करेंगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को घटाना पड़ेगा। इसी तरह गैस को लिक्विड में चेंज करेंगे तो इन पार्टिकल को पास लेके आना पड़ेगा, मतलब इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस को घटाना पड़ेगा। तो वही हमने लिखा है कि इनका रिवर्स भी पॉसिबल है बाय डिक्रीजिंग इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, मतलब रिवर्स में हम क्या करते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को घटाते हैं। तो जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को हम घटाएंगे तो इनका रिवर्स भी हो सकता है, मतलब गैस लिक्विड में और लिक्विड सॉलिड में भी चेंज हो सकती है। एक बार मैं आपको फिर एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो सपोज हमारे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। तो आप देखो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, पास, ठीक, पास होंगे। तो अब देखो इसको अगर मुझे लिक्विड बनाना है तो लिक्विड के पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं, तो मैं क्या करूंगा, इन पार्टिकल को किसी ना किसी तरह थोड़ी सी दूर कर दूंगा, लिक्विड बन गया, ठीक है। अब देखो अगर इस लिक्विड को मुझे गैस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इन पार्टिकल को और दूर कर दूंगा, तो गैस बन गया। अब देखो अगर मुझे गैस को लिक्विड बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इन पार्टिकल को थोड़ा सा किसी तरह पास लेके आऊंगा, ठीक, पास लेके आऊंगा, ठीक है। तो पास लेके आने से क्या हो गया, लिक्विड बन गया। इसको और पास लेके आओ तो सॉलिड बन गया। अब देखो इस टाइम जब ये सॉलिड के पार्टिकल थे अभी, इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बिल्कुल है ही नहीं, बहुत कम इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, मतलब इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में ये जो जगह है ये सॉलिड के केस में बहुत कम है। लिक्विड के केस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो है वो क्या, थोड़ा सा ज़्यादा, और गैस के केस में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा, ठीक। तो जब मैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को देखो यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ रहा है, तो ये सॉलिड लिक्विड गैस ये हो गया। अब मैं जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को घटाऊंगा, अब देखो इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कितना ज़्यादा है, इसको घटाओ तो लिक्विड और घटाओ तो सॉलिड, ऐसे हो गया। तो बस यही एक चक्कर होता है कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस को घटा के बढ़ा के हम सॉलिड को लिक्विड को गैस में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक। अच्छा अब देखो चेंज तो हम कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब देखो कैसे हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप एक पॉइंट लिखो फिर आपको समझ में आ जाएगा। पॉइंट ये है कि इंटर कन्वर्जन ऑफ मैटर कैन बी अचीव्ड। यहाँ आप एक पॉइंट लिख लो कि दिस इंटर कन्वर्जन का स्पेलिंग देखना, कन्वर्जन ऑफ
स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, कैन बी डन बाय फॉलोइंग मेथड्स, ठीक। मतलब ये जो इंटर कन्वर्जन हम करते हैं मैटर की स्टेट का, मतलब सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड में, लिक्विड को गैस में जब बदलते हैं, हम इंटर कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, किस मेथड से कर सकते हैं। आपसे कोई पूछ ले बर्फ़ को पानी कैसे बनाओगे, तो आप यही बोलोगे ना कि बर्फ़ को हीट करो पानी बन जाएगा। तो हीट करने को बोलते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करना। तो वही दो मेथड यहाँ होते हैं। पहला, यहाँ आप इसके नीचे लिखोगे, पहला बाई चेंजिंग टेम्परेचर, ठीक है, बाई चेंजिंग टेम्परेचर। और दूसरा मेथड आप ऐड कर लो बाई चेंजिंग प्रेशर, बाई चेंजिंग प्रेशर, ठीक। ये दो ऐसे तरीके, एक तो हम टेम्परेचर को बढ़ा के या फिर घटा के मैटर की स्टेट्स को इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरा हम प्रेशर को चेंज करके, ठीक। अभी देखो आपको पता है टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ, चलो। आपको दिख रहा है ना नीचे वाला, मुझे लग रहा है नहीं दिख रहा आपको। नीचे लिखा है मैंने बाई चेंजिंग प्रेशर, और कुछ नहीं, ये जो लिखा है नीचे ये लिखा है बाई चेंजिंग प्रेशर, ठीक। अच्छा, अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको इतना समझ में आ गया कि मैटर की जो स्टेट्स हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं एक दूसरे में। कैसे चेंज कर सकते हैं, वो हम उनके पार्टिकल के डिस्टेंस को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो वैसे चेंज होगा। लेकिन कैसे होता है या तो टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ, या फिर प्रेशर घटाओ या फिर बढ़ाओ, ठीक है। तो आप देखो जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर ये होता है, देखो आपको अगर नहीं पता तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। टेम्परेचर होता है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो इसकी डेफिनेशन होती है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये आप लिख लो, डिग्री ऑफ हॉटनेस या फिर कोल्डनेस। आगे लिख लो इज कॉल्ड टेम्परेचर, इज कॉल्ड टेम्परेचर, ये आपको पता भी होगा। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर, मतलब कोई चीज़ कितनी गर्म है या फिर कितनी ठंडी है उसको उसका टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोल दूं मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं उसको क्या कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ। ये आप याद रखना, गर्म कर रहा हूँ, गर्म करने से टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक। और अगर मैं बोलूँ कि मैं टेम्परेचर को घटा रहा हूँ, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं क्या कर रहा हूँ, उस चीज़ को ठंडा कर रहा हूँ। ये आप याद रखना, ठीक। ये होता है टेम्परेचर। अब देखो मैं आपको थोड़ा सा और भी बता देता हूँ। टेम्परेचर जो जैसे आपको पता है लेंथ के जो यूनिट होते हैं ना, लेंथ होती है ना, लेंथ आपको पता है लंबाई, इसके यूनिट होते हैं मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ऐसे छोटे बड़े यूनिट होते हैं। इसी तरह टेम्परेचर के 3 यूनिट्स होते हैं। टेम्परेचर के यूनिट होते हैं, एक होता है हमारा डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, एक होता है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक। देखो ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं केल्विन और इसको बोलते हैं फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये टेम्परेचर के 3 यूनिट होते हैं। तो आप कैसे कैसे इसको मेजर कर सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो डिग्री सेल्सियस के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसे, डिग्री सेल्सियस, ठीक। सेल्सियस का आप स्पेलिंग चेक कर लेना, ठीक है। ये होगा मेरे ख्याल से CELCIUS, ये होगा डिग्री सेल्सियस। एक होता है हमारा केल्विन। देखो स्पेलिंग कभी कभी इंसान है, थोड़ी सी लाइटें यहाँ लगी हुई हैं, कम से कम 15 लाइटें लगी हैं मेरे आगे, तो थोड़ा सा कभी कभी दिमाग से निकल जाता है स्पेलिंग, तो आप देख लेना सेल्सियस का स्पेलिंग, ठीक है। तो अब देखो ये एक यूनिट होता है टेम्परेचर का, दूसरा होता है केल्विन, ठीक है, और तीसरा यूनिट होता है हमारा फ़ारेनहाइट, FARENHEIT, फ़ारेनहाइट। ये 3 यूनिट होते हैं टेम्परेचर के। और आप एक ये चीज़ याद रख लेना कि टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है केल्विन, ठीक है। तो ये होता है हमारा टेम्परेचर, ये आपको मैंने बता दिया। तो आपको अभी पता चल गया कि मैटर की स्टेट्स को कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 तरीके से, या तो टेम्परेचर चेंज करके या फिर प्रेशर चेंज करके। प्रेशर क्या होता है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर क्या होता है वो आपको थोड़ा सा पता चल गया। थोड़ा सा गर्म करो तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठंडा करो तो टेम्परेचर घट जाएगा। तो अभी हम देखते हैं पहला बाई चेंजिंग टेम्परेचर, ये वाला जो पॉइंट है, तो इसमें हम लिखेंगे इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब
स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर टेम्परेचर चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, कैसे कैसे मैटर की स्टेट्स टेम्परेचर चेंज होने से चेंज होती है, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं साफ करता हूँ, आप एक बार इसको लिख लो, और जो बैकग्राउंड नॉइस है ना उसको आप थोड़ा सा इग्नोर करो, क्योंकि जहाँ मैं रहता हूँ वो थोड़ा सा गाँव में आता है, तो हाँ कभी मुर्गे बोलते हैं, कभी कुछ बोलता है, कभी सेब सेब आ जाते हैं, कभी कुछ, तो इसको थोड़ा सा आप इग्नोर करना, अपने टॉपिक पे ध्यान देना, ठीक है। तो अब देखो इसको आप लिखो, मैं इसको साफ करता हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो अभी आप देखो मैंने यहाँ लिख लिया है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर, ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। यहाँ ये कर लेना आप द के टेम्परेचर चेंज होने का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर की स्टेट्स के ऊपर, मतलब अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे या फिर बढ़ाएंगे। आपको मैंने बता दिया टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर का मतलब है हीट, हीट देंगे या फिर हीट कम करेंगे तो स्टेट्स ऑफ मैटर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो देखो मैं आपको शॉर्ट में कुछ चीज़ें बता देता हूँ पहले, ठीक। तो आप देखो हम एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ सॉलिड, लिक्विड और गैस की, तीनों की एग्जांपल। आपको पता है सॉलिड में क्या आ जाता है, सपोज आइस, बर्फ, लिक्विड में आ जाता है वाटर, ठीक है, और गैस में आ जाता है वेपर, ठीक है। तो आप देखो टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर का मतलब है हीट, क्या उससे कहाँ कहाँ इफेक्ट पड़ सकता है आप ये बताओ। देखो हमने देखा था ना कि मैटर की स्टेट्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से, या तो हम टेम्परेचर चेंज करके उसको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं एक स्टेट को दूसरी स्टेट में, या फिर हम प्रेशर चेंज करके बदल सकते हैं। तो आपको मैं एक बात बताऊं, देखो आपको मैं एक बात बताता हूं, देखो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखो ये जो हमारा एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है, ये पार्टिकल, ये जो ऐसा ऐसा डब्बे है ना, ये डब्बे, ये आपको हर टाइम बना के देखना है, ठीक है। ये डब्बा मैंने बनाया सॉलिड का, ये लिक्विड का, और ये मैंने बना दिया डब्बा गैस का, ठीक है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है, ठीक। तो आप मुझे बताओ बर्फ को हम पानी में कैसे बदल सकते हैं, आप बोलोगे गर्म करके बदल सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ जब हम बर्फ को पानी में बदलेंगे तो हमें गर्म करने की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब टेम्परेचर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। सपोज पहले पानी था, पहले जो हमारी बर्फ़ थी वो थी हमारी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 डिग्री पे बर्फ़ होती है, ठीक है। तो इसको जब आप क्या करोगे, हीट करोगे तो पानी बन जाएगा। तो आप बोलोगे जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं तो टेम्परेचर का इफेक्ट काम करता है, ठीक है, ये याद रखना। दूसरी चीज़ है, आप देखो पानी को आप भाप बना सकते हो भाप, क्योंकि पानी को जब आप हीट करते जाओ एक टाइम आएगा पानी उड़ना स्टार्ट हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो अगर आप किसी बर्तन के ऊपर ढक्कन रख देते हो तो उड़ के ढक्कन के ऊपर लगा हुआ होगा पानी, तो वो जो ढक्कन के ऊपर लगा हुआ होता है ना, वो भाप होता है, ठीक है। तो आप वाटर को वेपर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, टेम्परेचर की वजह से, टेम्परेचर की मदद से। तो इसका मतलब लिक्विड को आप गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, किसकी वजह से, टेम्परेचर बदलने की वजह से, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओ या फिर घटाओ, ठीक है। टेम्परेचर की वजह से आप ये काम कर सकते हो, मतलब सॉलिड को लिक्विड में भी चेंज कर सकते हो, लिक्विड को गैस में भी चेंज कर सकते हो, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। अब आप देखो दूसरी चीज़, क्या हम पानी को बर्फ़ बना सकते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे यस बना सकते हैं। तो पानी को बर्फ़ कैसे बनाते हैं, ठंडा करके। अब ठंडा करके कहाँ रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, ठंडा करते हैं। देखो ठंडा करने का मतलब भी तो यही हो गया, टेम्परेचर चेंज करना। पहले हमने जब बर्फ़ से पानी बनाया उस टाइम हमने क्या किया, गर्म किया, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाया। अब जब हम पानी से बर्फ़ बनाएंगे तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, उसी को ठंडा करेंगे। ठंडा करने का मतलब हम टेम्परेचर को घटाएंगे। तो आप देखो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से सॉलिड को लिक्विड में भी बदल सकते हैं और लिक्विड को सॉलिड में भी बदल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप देखो टेम्परेचर चेंज करने की वजह से लिक्विड को गैस में भी बदल सकते हैं, मतलब वाटर को वेपर में भी बदल सकते हैं। तो अगर आपको वेपर को वाटर में बदलना हो तो आप क्या करोगे, उस वेपर को ठंडा करोगे। ठंडा करोगे तो वेपर फिर से पानी बन जाएगा, ठीक है। देखो ना मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब कभी बर्तन हमने रखा होता है ना गैस के ऊपर, उसको हम पानी को बॉयल करते हैं तो बर्तन जो होता है उसका ढक्कन होता है, ढक्कन के नीचे छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाते हैं, मतलब भाप बन के आ जाते हैं। तो कुछ टाइम उसको वहाँ ही छोड़ दो, जब वो ठंडा होगा वो भाप फिर से नीचे गिर जाएंगे पानी में। मतलब जब वो कुछ टाइम उसको आपने रखा तो वो ठंडा हो गया तो भाप नीचे गिर गई, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। तो इसका मतलब वेपर को हम वाटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, वेपर को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर अप्लाई करके। तो आप बोलोगे चाहे आप सॉलिड को लिक्विड में बदलो, चाहे लिक्विड को गैस में बदलो, या फिर लिक्विड को सॉलिड में या फिर गैस को लिक्विड में, आप टेम्परेचर इसमें क्या कर सकते हो, टेम्परेचर का यहाँ फर्क पड़ता है, टेम्परेचर को घटा के या फिर बढ़ा के आप कर सकते हो। अब देखो आपको मैं बताता हूँ, दूसरी चीज़ होती है प्रेशर। जहाँ हमने लिखा था ना दूसरा, प्रेशर,
तो देखो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर का मतलब होता है दबाव। दबाव का मतलब होता है कि सपोज यहाँ मेरे पास ये मार्कर है, मैं इनके ऊपर कितना दबाव डाल रहा हूँ, ठीक है, इसके ऊपर कितना ऐसे दबाव डाल रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रेशर। तो आप देखो प्रेशर का जो इफेक्ट होता है, आप सीधा सीधा याद रख लो, सॉलिड के ऊपर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक, ना ही प्रेशर का कोई इफेक्ट लिक्विड के ऊपर पड़ता है, ठीक, आई समझ आपको। देखो सॉलिड के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स तो ऑलरेडी ही पास हैं, बहुत पास हैं, उसके ऊपर जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करो। सपोज ये मार्कर है, इसके ऊपर मैं ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ, क्या ये टेढ़ा हो रहा है या इसको कुछ हो रहा है या ये प्रेस हो रहा है, नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि ये सॉलिड है, ठीक है। अब देखो आप ये मत यहाँ पूछना कि जो हमारा रबर होता है उसके ऊपर तो प्रेशर अप्लाई करो, जो रबर होता है इरेजर उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करो वो तो पास आ जाता है। देखो सॉलिड जो है ना, यहाँ सॉलिड का सिर्फ आपको बेसिक पढ़ना है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट के तीनों अलग अलग चैप्टर होते हैं, ठीक है, पूरे चैप्टर होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनमें डिफरेंट किस्म के सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैस होते हैं, वो आप 11th क्लास में और 12th क्लास में स्टडी करोगे, उससे भी हायर क्लासेस में आप स्टडी करोगे, ठीक है। अभी बस आपको बेसिक समझना है, बेसिक इतना समझना है कि सॉलिड के ऊपर प्रेशर काम नहीं करता है, ठीक, और लिक्विड के ऊपर भी प्रेशर काम नहीं करता है, ठीक, और गैस के ऊपर प्रेशर काम करता है, ये याद रखना। गैस के ऊपर क्या करता है, प्रेशर काम करता है, ठीक है, क्योंकि आप देखो गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत दूर होते हैं, तो अगर किसी तरह इन पार्टिकल के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई किया जाए, मतलब इनको प्रेस किया जाए, तो ये पार्टिकल्स पास आ जाते हैं, इसका मतलब गैस के ऊपर प्रेशर काम करता है, ठीक। देखो अभी हम इतना मैंने आपको बताया, जो इतना आप याद रखो, हम इनको पहले कन्वर्ट करते हैं सॉलिड को लिक्विड, लिक्विड को गैस में टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। तो लास्ट में हम गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके भी देखेंगे कि गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करके क्या हो सकता है, ठीक है। तो अभी आप इतना याद रखोगे, सॉलिड के ऊपर लिक्विड के ऊपर प्रेशर काम नहीं करता है, इसके ऊपर सिर्फ टेम्परेचर ही काम करता है, ठीक। मतलब अगर सॉलिड को लिक्विड में बदलना है तो आप प्रेशर अप्लाई करके कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह लिक्विड को गैस में बदलना है तो प्रेशर से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ गैस के ऊपर प्रेशर काम करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा सा प्रेशर थोड़ा सा दबाओगे तो पार्टिकल का डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो हो सकता है प्रेशर अप्लाई करने से गैस लिक्विड में बन जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, ये याद रखोगे इतना। तो अब देखो यहाँ मैंने लिखा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, मतलब मैटर की स्टेट्स के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसमें आप पहला पॉइंट ये लिखोगे कि हम क्या करेंगे, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करके देखेंगे, ठीक है। इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूं यहां से, फिर हम चलते हैं आगे। तो आप इसमें पहला पॉइंट ऐड करो, ग्रीन पेन से लिखते हैं यहां, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम ए पॉइंट ए, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक, ये पहला पॉइंट है, ये हम पहले डिस्कस करेंगे कि हम क्या करेंगे, यहाँ सॉलिड को चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड को हम यहाँ लिक्विड में बदलेंगे, कैसे, ऊपर लिखा हुआ है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से। तो हम यहाँ कुछ पॉइंट्स में ये डिस्कस कर लेंगे कि टेम्परेचर चेंज करने की वजह से कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाता है, ठीक। तो आप देखो मैं इसका थोड़ा सा 4-5 पॉइंट पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं लिखूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। मैं 4 पॉइंट लिखता हूँ तो मैं फिर आपको समझाऊंगा, फिर आप भी वो लिख लेना, ठीक है। अभी आप देखो मैंने लिख लिया है हमारा चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, कि सॉलिड को लिक्विड में जो है कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे उसकी स्टेट चेंज होती है, वो हमने लिख लिया है, ठीक है। तो लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ऐसे ही समझाता हूँ तो फिर भी ठीक नहीं है, आपके नोट्स अगर नहीं बनेंगे तो आप फिर बहुत सारी बुक्स पे ढूंढोगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अब देखो ये सिर्फ फर्स्ट वाला जो केस है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, इसको मैंने थोड़ा सा लेंथी लिखा है आपको समझाने के लिए। बाकी जितने भी हम पढ़ेंगे जैसे लिक्विड टू सॉलिड, लिक्विड टू गैस, तो उसमें हम बहुत शॉर्ट कर देंगे, बहुत शॉर्ट पॉइंट्स में लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट आप समझ जाओगे तो आपको सारा ही समझ आ जाएगा, ठीक। तो आप देखो अभी यहाँ मैंने क्या लिखा है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब सॉलिड को हम लिक्विड में जो है कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, कैसे कैसे होता है, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको इससे पहले वाली जो 2 वीडियोज़ हैं उसमें मैंने आपको बताया था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बताया था। देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बोला था कि पार्टिकल्स जो होते हैं मैटर के, जहाँ हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि पार्टिकल्स, जहाँ हमने स्टडी किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, तो हमने वहाँ देखा था पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कि मैटर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो मूव करने की वजह से उनमें क्या होती है, एक किस्म की एनर्जी होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, मतलब एक किस्म की ताकत होती है। क्यों, क्योंकि वो मूव करते रहते हैं, ठीक है।
तो करते रहते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ ताकत होती है। उस मूव करने की वजह से मैंने आपको ऐसे करके बताया था कि अगर कोई मूव करेगा तो जितना मूव करेगा उतनी उसमें ताकत होगी। देखो ना, अगर ये मूव कर रहा है तो मेरे हाथ पे लग जाएगा तो मुझे लगेगी, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से मुझे लग गई। ठीक है, तो आपको बताया था मूव करने की वजह से एक किस्म की एनर्जी आती है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आप ये बात मान लो कि जो मैटर के पार्टिकल है, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, उसके पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो अगर वो मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, तो उसमें क्या एक किस्म की एनर्जी है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी को मैंने के से रिप्रेजेंट किया, आपको पता होगा, आप पूरा काइनेटिक एनर्जी लिखोगे। ठीक, अब आप यहाँ पहले एक चीज़ मान लो कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं ना, मतलब किसी सॉलिड या फिर किसी लिक्विड के टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाने का मतलब है जब हम उसको हीट करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। ठीक है, ये आप दिमाग में बिठा लो, क्योंकि आपको पता है काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से होती है, पार्टिकल के मोशन की वजह से। जब पार्टिकल मूव करेगा तो उस टाइम काइनेटिक एनर्जी उसकी वजह से होती है। तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे उस टाइम क्या होगा, आप देखो जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं ना तो हम क्या करते हैं, हीट देते हैं। तो हीट भी एक किस्म की एनर्जी होती है, हीट भी एक किस्म की ताकत होती है। ठीक, क्यों ताकत होती है हीट, आपको पता है जब हीट की वजह से, देखो अगर हम अपने हाथ के ऊपर हीट लगा लें, हमारा हाथ जलेगा। क्यों जलेगा, क्योंकि हीट में कुछ ना कुछ ऐसी ताकत थी जिसने हमारे हाथ को जला दिया। तो इसका मतलब हीट भी एक किस्म की एनर्जी है। ठीक है, तो आप देखो जब हीट को हम क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स को देते हैं तो ये पार्टिकल और तेजी के साथ मूव करते हैं। क्यों मूव करते हैं, क्योंकि जब हम इन पार्टिकल्स को हीट देते हैं, चाहे सॉलिड के पार्टिकल हो, चाहे लिक्विड के हो, चाहे गैस के हों, जब हम इन पार्टिकल को हीट देते हैं तो ये हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं और तेजी के साथ मूव करते हैं। आप इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझो। सपोज यहाँ इस रूम में क्या है, 10 इंसान है, 10 बंदे वो खेल रहे हैं। सपोज यहाँ इस रूम के अंदर खेल रहे हैं, अचानक नीचे आग लग जाएगी तो क्या होगा, वो क्या करेंगे, वो कोई इधर दौड़ेगा। देखो पहले जब वो खेल रहे थे तो वो आस्ता आस्ता हरकत कर रहे थे, ऐसे ऐसे थोड़ी सी हरकत कर रहे थे, खेल रहे थे। जैसा ही नीचे आग लगी तो वो क्या करेंगे, ऐसे 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 कभी इधर दौड़ेंगे, कभी इधर दौड़ेंगे। अब देखो वो क्यों दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको हीट मिल गई है। हीट मिल गई मतलब उसमें नीचे आग लग गई है, तो वो अब क्या करेंगे, बहुत तेजी के साथ दौड़ेंगे ना इधर उधर, किसी ना किसी तरह यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। तो वैसे आप याद रख सकते हो कि जब हीट करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, पार्टिकल मूव करना स्टार्ट करते हैं। तो जितनी ज़्यादा हीट करोगे उतना पार्टिकल ज़्यादा मूव करेंगे, तो जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। ये आप याद रखना। ठीक, अब आप देखो यहाँ कि क्या चक्कर होता है। आप देखो यहाँ पहली चीज़ आप याद रखो कि जब हम क्या करते हैं, स्टेट को चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। देखो सॉलिड टू लिक्विड का मतलब यही है ना, सॉलिड हो गई बर्फ, लिक्विड हो गया पानी, बर्फ को पानी में तब्दील कर दो, चेंज कर दो तो उसको मेल्टिंग बोलेंगे, मतलब बर्फ मेल्ट कर गई। ठीक है, इसी तरह प्लास्टिक, ये प्लास्टिक है, इसको आप हीट करोगे तो ये पिघल जाएगा, तो पिघलने को मेल्टिंग बोलते हैं। तो सॉलिड को लिक्विड बनने में जो प्रोसेस होती है ना, उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। और इसका एक और भी नाम होता है, उसको फ्यूजन बोलते हैं, FUSION, फ्यूजन। ये दोनों वर्ड आप याद रखोगे। ठीक है, तो आप देखो ये इतनी थ्योरी लिखने का क्या फ़ायदा है, ये एक आपको समझाऊंगा, आपको सारे के सारे समझ में आ जाएंगे। ठीक, तो आप यहाँ देखो। ठीक है, क्या देखोगे आप, मैं यहाँ एक सॉलिड का पीस बना लेता हूँ पहले। यहाँ देखो ये मेरा वही सॉलिड का एक पीस है, ये आपके पूरे चैप्टर में चलने वाला है। अगर आप इन 9th के केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं ना, उनको अगर आप सही से पढ़ लोगे ना, आपको कभी केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा क्या होता है, बेस होता है। ठीक, ये हमारे सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, कितने पास पास हैं, देखो ये होता है हमारा सॉलिड। ठीक, आप यहाँ देखो मैंने लिखा है व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सॉलिड, मतलब जब हम क्या करते हैं, किसी सॉलिड को हीट सप्लाई करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, यही लिखा है ना, व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सॉलिड, मतलब जब हम किसी सॉलिड को हीट कर देते हैं। चलो एक बार मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ ऐसे ही ऊपर से, पहले ऊपर से समझो, फिर यहाँ से लाइन से समझेंगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ जब हम किसी सॉलिड को हीट करेंगे, मतलब ये हमारा सॉलिड का एक पीस है, जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, जब हम इसको हीट देंगे तो क्या होगा, आप बताओ। आपको पता है सॉलिड के बीच में क्या होते हैं, पार्टिकल्स। तो पार्टिकल्स को हीट मिलेगी, हीट मिलने की वजह से पार्टिकल्स क्या करेंगे, बताओ, तेजी के साथ मूव करेंगे। अभी मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था। ठीक, तेजी के साथ मूव करेंगे, जब तेजी के साथ मूव करेंगे तो आप बोलोगे इन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। अब आप देखो क्या होगा, जब ये पार्टिकल बहुत पास पास है, देखो मैं यहाँ ऐसे समझाता हूँ आपको। सपोज ये 3 पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये
तो ये पहले बहुत पास पास हैं, जब आपने क्या किया, इसको हीट किया तो ये क्या करेंगे, मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, हरकत करना स्टार्ट कर देंगे। आप क्या कर रहे हो, नीचे से हीट करना स्टार्ट कर रहे हो, कर ही रहे हो, हीट कर रहे हो, बार बार हीट कर रहे हो, तो ये बहुत तेजी के साथ मूव करेंगे। तो ये मूव करते करते अपनी इन पोजीशन को छोड़ देंगे। देखो पहले अगर ये इस पोजीशन पे थे तो ये इतना मूव करेंगे कि हिल हिल के किसी दूसरी पोजीशन पे चले जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, कहीं यहाँ जाके पड़ जाएंगे। तो वही चीज़ है, जब हमने हीट किया तो पार्टिकल मूव कर गए, मतलब पार्टिकल क्या हो गए, पार्टिकल ने एनर्जी ऑब्जॉर्व कर दी और वो ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करने लगे, तो उसको ऐसा बोलेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। जब ज़्यादा तेज़ी के साथ मूव करेंगे तो अपनी पोजीशन को छोड़ के कहीं और जाके रुक जाएंगे। तो आप देखो इससे ये बन गया, तो इसमें पार्टिकल पास है, इसमें पार्टिकल दूर है, तो ये तो सॉलिड से लिक्विड बन गया। यही चीज़ है और कुछ नहीं, वही यहाँ लिखा है। अब देखो लिखा है व्हेन हीट इज सप्लाइड टू अ सॉलिड, मतलब जब हम किसी सॉलिड को हीट सप्लाई करते हैं क्या होता है, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, ठीक है, ये आपको पता है। जब हीट को सप्लाई करते हैं किसी सॉलिड में, इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेस, मतलब उसका टेम्परेचर, सॉलिड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिखा है एंड हेंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीजेस। ये आपको मैंने बता दिया कि जब हम क्या करते हैं, हीट करते हैं किसी सॉलिड को, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स पार्टिकल्स इंक्रीजेस, उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। समझ में आया ना आपको, उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, इसका मतलब अब वो तेज मूव करेंगे। तो आगे पॉइंट में मैंने लिखा है ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड, पार्टिकल और ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे। वाइब्रेट का मतलब आपको पता है, ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा स्पीड से, ठीक। आगे देखो एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज, जैसा हम टेम्परेचर को और इंक्रीज करेंगे, ये लिखा है एज द टेम्परेचर इज फर्दर इंक्रीज, जैसा टेम्परेचर को हम और बढ़ाएंगे तो द एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जो हम इसको हीट कर रहे हैं, मतलब हीट एक किस्म की एनर्जी है जो हम इसको दे रहे हैं, वो क्या करेगी, ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, मतलब ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, ये आपको पता है। सॉलिड के जो पार्टिकल है या किसी के भी पार्टिकल है, उनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े रहते हैं, खिंचे रहते हैं। अट्रैक्शन का मतलब होता है खिंचे रहना, है ना। तो आप देखो जब हम और हीट करेंगे और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब जो हीट की फॉर्म में हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, वो एनर्जी क्या करेगी, इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक कर देगी, ठीक है। देखो ना, जैसे सपोज मैं आपको बताऊं, स्टार्टिंग में ये दो सपोज सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इनको आप हीट करोगे, पहले आस्ता आस्ता ऐसे मूव करेंगे, फिर तेजी के साथ मूव करेंगे, मूव करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि ये वाला पार्टिकल वो चला गया नीचे, ठीक। देखो ना, मूव करते करते ऐसे हिलते 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 ये दूर आ जाएगा। दूर आने का मतलब हो गया इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पहले ज़्यादा थी, अब वो ब्रेक हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो गई। और वो किसने ब्रेक की, वो हीट ने ब्रेक की, क्योंकि हीट ने इनको ऐसे ऐसे हिलाया ना, तो हिलाने की वजह से इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो क्या कर दी, ब्रेक कर दी, ठीक है। तो वही लिखा है कि जब टेम्परेचर को ज़्यादा बढ़ाएंगे, एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब हीट की फॉर्म में जो एनर्जी हमने सप्लाई की, ओवरकम्स द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। ओवरकम का मतलब होता है ब्रेक कर देना, मतलब ओवरकम का मतलब आप ब्रेक कर देना भी सोच सकते हो और ऐसा भी बोल सकते हो, ओवरकम का मतलब होता है कम कर देना, ठीक। तो जो उसके बीच में पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको क्या कर दिया, हीट ने, जब हीट एनर्जी सप्लाई की तो उसको फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को उसने घटा दिया। तो जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन घटेगी तो आपको पता है इसमें क्या है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है तभी ये पास है, जब वो घट जाएगी तो ये आस्था से दूर हो जाएंगे। तो जब ये पार्टिकल दूर हो गए तो इसका मतलब लिक्विड बन गया, वही चीज़ है, ठीक। तो ये आपको समझ में आया ना, ओवरकम द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल, मतलब पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को हीट एनर्जी क्या कर देती है, यहाँ खत्म कर देती है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को। अब देखो एट दिस स्टेज पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग, मतलब इस स्टेज पे, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जैसा हम हीट करते हैं तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। तो इस स्टेज पे क्या होता है, इस स्टेज पे पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स्ड पोजीशंस, मतलब जो पार्टिकल पहले अपनी फिक्स्ड पोजीशन पे थे, जैसे यहाँ देखो किसी सॉलिड में यहाँ 3 पार्टिकल अपनी फिक्स पोजीशन पे थे, वो क्या कर देते हैं, उसको लीव कर देते हैं। लीव का मतलब है उसको छोड़ देते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ देते हैं और फ्लोइंग करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्लो करना मतलब कभी इधर कभी उधर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। सपोज पहले अगर सॉलिड के पार्टिकल इतने पास थे, तो अब जब उसको हीट किया, हीट ने इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको ब्रेक कर दिया, अब ये थोड़ी दूर हो गया, फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, कभी इधर कभी इधर। तो आप देखो इस कंडीशन से पार्टिकल इस कंडीशन में आ गए, तो इसका मतलब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक। तो ये पॉइंट आप पढ़ो, एट दिस टेम्परेचर सॉलिड मेल्ट्स, ठीक है।
इस टेम्परेचर पे क्या होता है, सॉलिड क्या करना स्टार्ट हो जाता है, मेल्ट करना स्टार्ट हो जाता है, मतलब पिघलना स्टार्ट हो जाता है। या फिर हम बोल सकते हैं और द सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, आई समझ आपको। और यहां मैंने लिखा है दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग, इस प्रोसेस को हम मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, और यहां मैंने लिखा है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, मतलब वो टेम्परेचर क्या होता है आपको पता है, वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करता है उस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आप याद रखना। तो वही मैंने यहां लिखा है द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड मेल्ट करता है टू बिकम लिक्विड, लिक्विड बनने के लिए। ठीक है, पूरा पढ़ो, सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, मतलब लिक्विड बनने के लिए सॉलिड मेल्ट करता है। ठीक है, आगे एक पॉइंट मैंने लिखा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसका मतलब है आपको बताऊं, देखो एटमॉस्फेयर जो होता है ना, एटमॉस्फेयर हमारा जो होता है, आपको पता है क्या होता है, आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी वगैरह में कि अर्थ के अराउंड कुछ एरिया तक, कुछ जो एरिया होता है ना उसमें कुछ ना कुछ हवा वगैरह होती है, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। तो वो एटमॉस्फेयर ऊपर से प्रेशर अप्लाई करता है, मतलब दबाव डाल के रखता है, तभी हम जमीन के ऊपर रहते हैं। ठीक है, अगर ऊपर से हमें दबाव ना हो तो हम हो सकता है कि हम ऐसे करें तो हम उड़ जाएं ऊपर, क्योंकि ऊपर से प्रेशर अप्लाई है तभी हम जमीन के ऊपर है। हमारा हाथ ऊपर जाता है तो नीचे की तरफ इसीलिए आता है कि ऊपर से एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है, दबाव लग रहा है। तो यहाँ यही मतलब है कि ये जो सारा प्रोसेस होता है ना, ये सारा किस पे होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर होता है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर से लगता ही लगता है। तो तभी हमने यहाँ लिखा है टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट करता है और लिक्विड बनना स्टार्ट करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, मतलब एटमॉस्फेयर का जितना प्रेशर है उसके ऊपर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है। ठीक, आप देखो जितना मैंने आपको ये पढ़ाया, यही आपको आगे सारा, इसको बहुत शार्ट करके हम लिखेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा। जब इसको हम शार्ट करेंगे तो आप मतलब आगे वाले जब हम पढ़ेंगे ना नेक्स्ट, तो उसमें जब हम इसको शार्ट करेंगे तो आप फिर उसके बाद इसको भी शार्ट करके लिख सकते हो। ठीक है, जितना मैंने पढ़ाया आपको मैं एक बार रिवाइज कराता हूँ कि सॉलिड लिक्विड में कैसे चेंज होता है। तो पहली चीज़ आप याद रखोगे कि जो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने वाली जो प्रोसेस होती है, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने वाली जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फिर क्या बोलते हैं, फ्यूजन। तो आप देखो मैंने आपको ये बताया कि कैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। इसका ये है कि जब हम क्या करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, ऊपर हमने लिखा है टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से सिर्फ सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है। ठीक है, तो जैसा हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको क्या मिलती है, हीट एनर्जी मिलती है। ऐसा बोलो जब हम क्या करते हैं, सॉलिड को हीट करते हैं, हीट करने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसके जो पार्टिकल्स हैं वो तेजी के साथ मूव करते हैं। जब तेजी के साथ मूव करते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो जब हम और टेम्परेचर देते हैं उसको, और टेम्परेचर हीट करते रहते हैं ना, तो जैसे हीट करते रहेंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। ठीक है, और टेम्परेचर बढ़ते हैं तो वो जो पार्टिकल होते हैं और तेजी के साथ मूव करते हैं। तो और तेजी के साथ मूव जैसे करते करते उनके बीच में क्या होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो ओवरकम हो जाती है, मतलब ब्रेक हो जाती है। तो अगर पहले पार्टिकल यहाँ पास चिपके हुए थे तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग थी, तभी ये चिपके हुए थे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो दो पार्टिकल को आपस में खींच के रखती है टाइट करके, तो वो चिपके हुए थे। तो अभी जैसे एनर्जी सप्लाई की, तो एनर्जी कौन सी सप्लाई की, हीट की फॉर्म में। तो वो क्या करती है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक कर देती है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी तो पार्टिकल दूर हो जाएंगे। तो जब पार्टिकल दूर हो जाएंगे तो मतलब पहले ऐसा था तो सॉलिड था, अब ऐसा था तो लिक्विड बन गया। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन या फिर मेल्टिंग। और एक चीज हमने यहाँ और सीखी, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड मेल्ट करता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये याद रखना, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आई होप आपको ये मेल्टिंग जो है ये समझ में आया होगा। इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा भी कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। वो आपको पता है हम कैसे करते हैं, पानी को बर्फ कैसे बनाते हैं ठंडा करके, वो हम स्टडी करेंगे। लेकिन उससे पहले आप देखो सॉलिड टू लिक्विड, और उसके बाद हम देखेंगे लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन ये जो केस है ना सॉलिड टू लिक्विड वाला, इस केस में एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोलते हैं ना, मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं। यहाँ एक कंसेप्ट लगता है जिसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अभी हम पहले लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज करते हैं। तो उसको हम बहुत शार्ट करके लिखेंगे, बहुत आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम उसको पढ़ेंगे उसके बाद आप इसको भी शार्ट करके लिख सकते हो। चलो इसको आप लिख लो अच्छे से, नोट्स बना लो, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको, आगे चलते हैं।
अभी हम देखने वाले हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप यहाँ देखो मैंने लिख दिया टॉपिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो इसको समझाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके ऐसे दिखाता हूँ, एक्सपेरिमेंटली समझाने की कोशिश करता हूँ। उससे पहले मुझे ये 2 लाइनें थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेंगी। ठीक, तो यहाँ देखो को सॉल्व कर देते हैं। देखो आपको पता है जब सॉलिड को हम किसी सॉलिड को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो कैसे करते हैं। सपोज बर्फ की बात कर लेते हैं। ये हमारा कोई बर्तन है, ठीक है, ये कोई बर्तन है। ठीक, तो बर्तन में हम क्या करते हैं, बर्फ के पीस को रख देते हैं। ये बर्फ का पीस है, इसको रख देते हैं, ये आइस है। ठीक, ये बर्फ है। अब देखो इस बर्फ को मुझे क्या बनाना है, पानी बनाना है। वही होता है सॉलिड टू लिक्विड। तो बर्फ को पानी बनाना तो मैं क्या करूंगा, आप बोलोगे मैं क्या करूंगा, इसको यहां दूंगा हीट दूंगा। ठीक है, गर्म करूंगा इसको तो बर्फ पानी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, अब आपको मैं एक बात बताता हूं। देखो एक होता है हमारा जो टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर, ठीक है, इसके यूनिट तो मैंने आपको बताए 3 होते हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, लेकिन इसको हम मेजर किससे करते हैं आपको पता है, थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर से इसको मेजर करते हैं। ठीक, ठीक है, थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। आप देखो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा एक बर्तन है इसके बीच में एक थर्मोमीटर लगा देते हैं। ऐसे करके सपोज एक हमने थर्मोमीटर लगा दिया, ऐसा होता है थर्मोमीटर। ठीक, आपको जब कभी बुखार हुआ होगा तो आपके मुंह में डॉक्टर ने एक छोटा सा रखा होगा चेक करने के लिए, उसको बोलते हैं थर्मोमीटर। तो वो ऐसा ही कुछ होता है। तो आप देखो सपोज इसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है, जैसे यहाँ आ गया 0 डिग्री, यहाँ 10 डिग्री, यहाँ 20 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, यहाँ कितना 20, 30, 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, ऐसे इसके ऊपर रीडिंग लिखी होती है। ये होता है हमारा थर्मोमीटर। ठीक है, तो आप देखो एक एक्सपेरिमेंट में ये पता चला था, मतलब साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट करके ये हमें दिखाया था कि जब हम क्या करते हैं, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब तक मेल्टिंग स्टार्ट ना हो, ठीक है, देखो आप देखो जब हम इसको हीट करेंगे ना, तो हीट करने की वजह से क्या होगा, हीट करने की वजह से स्टार्टिंग में थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा। देखो पहले सपोज ये बर्फ थी 0 डिग्री पे, जब हमने हीट किया तो टेम्परेचर हो गया सपोज 10 डिग्री, थोड़ा सा बढ़ेगा, ये 10 डिग्री पे ये आएगा, 10 डिग्री दिखाएगा। ठीक है, सपोज और आप हीट कर रहे हो तो हो गया टेम्परेचर कितना, 20 डिग्री। ठीक है, 20 डिग्री हो गया, और हीट करने से टेम्परेचर और बढ़ गया। अब देखो एक टाइम ऐसा आएगा सपोज 20 डिग्री पे ये जो बर्फ है ना, इससे पानी बनना स्टार्ट हो जाएगा, इससे पानी बनना। अब ये जो छोटे छोटे पीसेज है ना, ये दिखा रहे हैं कि यहाँ से पानी बन रहा है। ठीक है, मतलब एक टेम्परेचर आ गया 20 डिग्री, कैसे आया, हीट करने से, मतलब आपने हीट किया, टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री, तो अब आप यहाँ से हीट कंटिन्यू कर रहे हो, ये आप करते जा रहे हो हीट, और टेम्परेचर 20 डिग्री हुआ, तो यहाँ से बर्फ से पानी बनना स्टार्ट हो गया। अब देखो, अब एक्सपेरिमेंट में ये पता चला था कि अभी जब ये बर्फ थोड़ी थोड़ी मेल्ट करना स्टार्ट हो गई, उस टाइम नीचे से चाहे जितनी मर्जी आप हीट करते जाओ, ये टेम्परेचर 20 डिग्री तक ही रुका रहता है। मतलब जब 20 डिग्री पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई थी, मतलब 20 डिग्री पे ये बर्फ पानी बनना स्टार्ट हुई थी, तो अब जब ये स्टार्ट हो गई 20 डिग्री टेम्परेचर पे, तो उसके बाद आप हीट करते जाओ, ये टेम्परेचर 20 डिग्री पे ही रुका रहता है। ये साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। टेम्परेचर कितने पे रुका रहता है, 20 डिग्री पे ही रुका रहता है। कब तक रुका रहता है, जब तक ये पूरी बर्फ पानी ना बन जाए। ठीक है, जब तक ये पूरी बर्फ पानी ना बन जाए तब तक टेम्परेचर यहाँ एक पॉइंट पे ही रुका रहता है। ठीक, अब देखो जब आप हीट कर रहे हो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि हीट करने से आपको पता है टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन यहाँ ये जो हीट आप कर रहे हो, बर्फ तो पानी बनना स्टार्ट हो गई है, पानी बन रही है, जैसा आप हीट कर रहे हो बर्फ पानी बन रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, टेम्परेचर 20 डिग्री पे ही है। तो वो हीट कहाँ जा रही है, ठीक है, देखो ना, जब आप हीट कर रहे हो तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन टेम्परेचर यहाँ एक जगह पे ही रुका हुआ है। ठीक है, लेकिन हीट तो आप कर रहे हो ना, टेम्परेचर एक जगह पे रुका हुआ है। तो आप सोचोगे ना कि ये जो हीट हम कर रहे हैं इसकी वजह से टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक, टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है, वो तो बढ़ना चाहिए। तो यही एक एक्सपेरिमेंट किया था साइंटिस्ट ने। तो अभी मैं आपको इसको कंक्लूड करके बताता हूँ कि अब देखो जब आप क्या कर रहे हो, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जब सपोज 20 डिग्री पे जब मेल्टिंग स्टार्ट हो गई, उस टाइम टेम्परेचर क्या होता है, रुक जाता है, एक जगह रुक जाता है, 20 डिग्री पे ही रुक जाता है। जब तक पूरी बर्फ जो है पानी ना बन जाए तब तक वो रुका रहता है। ठीक, अब देखो ये जो हीट हम इसको दे रहे हैं ना, अभी
ये हीट क्या कर रही है, इस टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, टेम्परेचर को नहीं बढ़ा रही है, और वो हीट कहाँ जा रही है, वो इसके बीच में छुप रही है, कहीं बीच में ही छुप रही है। क्योंकि अगर वो छुपे ना, मतलब अगर छुपे ना तो सीधा थर्मोमीटर में दिखेगी ना, थर्मोमीटर बढ़ेगा, यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा। अब देखो वो हीट यहाँ बीच में छुप रही है, ठीक है, थर्मोमीटर पे दिखाई नहीं दे रही, लेकिन हम हीट कर रहे हैं उसको, लेकिन वो क्या कर रही है, अंदर छुपी हुई हीट है, उस सॉलिड के बीच में छुप रही है। अब देखो यही जो छुपी हुई हीट होती है, इसी छुपी हुई हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। देखो फ्यूजन इसलिए बोला क्योंकि हम यहाँ सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं, तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने को फ्यूजन ही बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो अब देखो वो हम जो हीट कर रहे हैं, जो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाके ये थर्मोमीटर रुक गया है, आगे नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हम हीट कर रहे हैं तो ये मेल्ट कर रहा है। तो आस्ता आस्ता जैसे हम इसको हीट कर रहे हैं तो वो हीट इसके अंदर चली जा रही है, टेम्परेचर जो है थर्मोमीटर उस पर वो हीट शो नहीं हो रही है, इसका मतलब वो हीट इसके अंदर छुप गई। तो इसी छुपी हुई हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब भी होता है हिडन, HIDDEN, हिडन। हिडन का मतलब होता है छुपी हुई हीट, ठीक है। जब हम किसी सॉलिड को, देखो कैसे समझोगे, जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में बदलते हैं, तो जब हम ये इसको हीट करना स्टार्ट करते हैं, एक टाइम ऐसा आता है कि टेम्परेचर एक टेम्परेचर रुक जाता है, उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कौन सा होता है, जहां सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब मेल्ट करना स्टार्ट करता है तो वहां ही टेम्परेचर रुका रहता है, हम जितनी मर्जी और हीट कर लें, जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड ना बन जाए वो टेम्परेचर यहाँ ही रुका रहता है। जब पूरा सॉलिड लिक्विड बन जाएगा, उसके बाद जब हम और हीट करेंगे तो उसके बाद टेम्परेचर यहाँ से बढ़ेगा, ठीक। तो वो जो हीट हम कर रहे हैं वो क्या कर रही है, वो छुप रही है, इसके अंदर छुप रही है, ठीक है, सॉलिड के अंदर छुप रही है, ठीक है। और वो बाहर थर्मोमीटर के ऊपर शो नहीं हो रही, क्योंकि थर्मोमीटर एक ऐसा होता है जितनी उसको हीट करो उतना उसका जो डिग्री है वो ज़्यादा बढ़ती है, तो वो हीट छुप रही है, इसी हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब होता है छुपी हुई हीट। अब देखो ये जो हीट छुप रही है, ये अंदर जाके क्या कर रही है, मतलब इस सॉलिड के अंदर जाके क्या कर रही है, हीट क्यों छुप रही है। आप देखो सॉलिड के अंदर आपको पता है होते हैं पार्टिकल्स, ऐसे पास पार्टिकल्स होते हैं, तो आपको पता है इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है। देखो इन पार्टिकल से मैं सिर्फ 2 पार्टिकल यहाँ निकालूं तो इसके बीच में क्या होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो जो हीट हम यहाँ से कर रहे हैं वो थर्मोमीटर पे इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि वो इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ना, उसको ब्रेक करने में लगी हुई है, ठीक है। ये आप याद रखना। आप देखो एक सॉलिड बर्फ है, जो उसके अंदर कितने पार्टिकल होंगे, बहुत सारे, तो हम उसको हीट कर रहे हैं तो उसके पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जब तक वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक नहीं होगी तो ये बर्फ मेल्ट नहीं करेगी ना, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होगी तभी तो ये बर्फ मेल्ट करके लिक्विड बनेगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो हीट होती है वो क्या करती है, इन पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में लगी रहती है, तो वो यहाँ यूज हो जाती है इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में, ठीक। तभी तो ये सॉलिड जो होता है मेल्ट करता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि वो हीट क्या होती है, अंदर छुप जाती है। तो इसी छुपी हुई हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और ये क्यों छुपती है, क्यों, आपको बताया कि पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ये हीट यूज होती है, ठीक। इसलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब देखो जो डेफिनेशन लिखी है ये आप पढ़ो तो आई होप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट, मतलब साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उससे ये ऑब्जर्व हुआ था। वंस द मेल्टिंग, देखो वंस द मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, मतलब जैसा ही मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, मतलब जब हम सॉलिड को लेते हैं तो जैसा ही मेल्टिंग स्टार्ट होती है, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, मतलब सपोज अगर 10 डिग्री पे मेल्टिंग स्टार्ट हुई तो टेम्परेचर 10 डिग्री ही बना रहेगा, ठीक है। टिल द इंटायर सॉलिड मेल्ट्स, मतलब जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट ना कर जाए तब तक टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स, ठीक है। जैसे ही मेल्टिंग स्टार्ट होती है टेम्परेचर फिक्स हो जाता है, जब तक पूरा सॉलिड ना पिघल जाए, ठीक है। इवन दो वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, मतलब अगर हम कंटिन्यू करते रहे हीट, तब फिर भी जो है वो हीट हमें दिखती नहीं है, मतलब थर्मोमीटर के ऊपर वो हीट हमें दिखती नहीं है, टेम्परेचर बढ़ता हमें शो नहीं होता है, ठीक है। तो वो हीट क्या हो जाती है, इस लाइन का मतलब एक बार आप फिर समझो। वंस द मेल्टिंग प्रोसेस स्टार्ट्स, मतलब जैसा ही मेल्टिंग स्टार्ट होती है, मेल्टिंग जैसा ही स्टार्ट होता है मेल्टिंग प्रोसेस, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। टिल द इंटायर सॉलिड मेल्ट्स, मतलब जब तक पूरा सॉलिड मेल्ट ना हो जाए टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। इवन दो वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, मतलब अगर हम इवन दो, देखो ना आपको ये छोटे छोटे मतलब आते होंगे। इवन दो वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट, मतलब अगर हम हीट करते भी रहे उसको तब भी हमें थर्मोमीटर के ऊपर जो टेम्परेचर है वो बढ़ता हुआ नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेचर क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है। कब फिक्स होता है, जब मेल्टिंग स्टार्ट होती है, ठीक। अब देखो वो हीट जो है वो थर्मोमीटर के ऊपर नहीं शो हो रही है, लेकिन वो हीट तो हम कर रहे हैं ना उसको,
तो इसका मतलब वो हीट बीच में छुप रही है उसके। अब वो जो छुप रही है उसका काम क्या है, वो इस पॉइंट में लिखा है। देखो दिस हीट एनर्जी, मतलब वो जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं वो क्या कर रही है, दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली यूज्ड अप इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। आप इस पॉइंट को सही से पढ़ो, दिस हीट एनर्जी इज एक्चुअली यूज्ड अप, मतलब ये जो हीट एनर्जी हम उसको दे रहे हैं वो यूज हो रही है इन ओवरकमिंग द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। मैंने ओवरकमिंग का मतलब आपको बताया था, जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको ओवरकम करने में, उनको ब्रेक करने में, ठीक है। बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इनको ओवरकम करने में, इनको ब्रेक करने में वो हीट क्या हो रही है, यूज हो रही है, ठीक है। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड, सॉलिड क्या लिख दिया मैंने, स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, मतलब जब हम सॉलिड टू लिक्विड बनाते हैं, सॉलिड को लिक्विड में बनाते हैं, तो उस टाइम सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको ब्रेक करने में ये हीट क्या करती है, लगी रहती है। और इसी हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। अब देखो यहां लिखा है इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड्स में हम ऐसा भी बोल सकते हैं, दिस हीट गेट्स हिडन, मतलब ये हीट क्या होती है, हिडन हो जाती है। हिडन का मतलब होता है छुप जाती है। जैसे हम हीट कर रहे हैं, थर्मोमीटर पे नहीं दिखती है, हीट छुप जाती है, इसी हीट को हम बोलते हैं, ऐसा बोल सकते हैं कि ये हीट हिडन हो गई, छुप गई। तो हिडन, हिडन देखो लेटेंट का मतलब भी क्या होता है, हिडन, लेटेंट का मतलब भी हिडन होता है, हिडन का मतलब छुपी हुई हीट, ठीक है। आई समझ आपको। तो वही जो हीट होती है, जो जब हम हीट करते हैं तो थर्मोमीटर पे नहीं शो होती, और वो किस में यूज होती है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने में यूज होती है, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट, लेटेंट हीट। और फ्यूजन के केस में देखो, फ्यूजन है ना, ये फ्यूजन का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड चेंज होना, तो सॉलिड टू लिक्विड में चेंज होने के लिए ये जो हीट होती है इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। अब देखो इसकी जो बुक्स में डेफिनेशन दी हुई होती है वो मैंने यहाँ लिख दी है कि यहाँ क्या लिखा है, हेंस द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब कितनी हीट एनर्जी यूज होती है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब कितनी हीट एनर्जी रिक्वायर होती है, इस्तेमाल होती है, टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट इस्तेमाल होती है उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक। तो वही यहाँ लिखा है देखो, hence the amount of heat energy required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure। ये आप याद रखना, ये हर जगह लगा देना कि ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, यहाँ ऊपर से एटमोस्फेयर का प्रेशर लग रहा होता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर। तो वही लिखा है अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब जितनी हीट रिक्वायर होती है 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यही हमारा यहाँ टॉपिक था, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप अगर एक बार इसको दिमाग में रिवाइज करोगे तो क्या बोलोगे कि जब हम क्या करते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो उस टाइम एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि क्या होता है, हम हीट करते जाते हैं लेकिन टेम्परेचर एक जगह फिक्स हो जाता है, कांस्टेंट रहता है। तो वो कांस्टेंट क्यों रहता है, हम तो हीट कर रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, इसलिए रहता है क्योंकि वो हीट कहाँ यूज हो रही है, पार्टिकल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने में यूज हो रही है, इसलिए वो हीट हमें यहाँ थर्मामीटर पे नहीं दिखाई देती, उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और डेफिनेशन में क्या बोलोगे, 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जो हीट रिक्वायर होती है उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आई होप आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अब समझ में आ गया होगा, आप इसको लिख सकते हो भी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो रहेगा हमारा चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, ठीक। और वो आप बहुत आसानी से कर लोगे, ठीक। अभी देखो हमने लिख लिया है, ये हमारा आई थिंक सी पार्ट रहेगा, ठीक है, ये सी पार्ट है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। अभी हम लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे, अभी तो आप आराम से कर लोगे। आपसे कोई पूछ ले अगर कि लिक्विड को गैस में कैसे चेंज करते हैं, लिक्विड का मतलब होता है, लिक्विड का मतलब होता है, आप एग्जांपल में ले लो वाटर, पानी को भाप बनाना है, गैस होता है वेपर। पानी को भाप कैसे बनाते हैं आपको पता है, सीधा सीधा हीट करो बन जाएंगे। तो वही प्रोसेस चलेगा यहाँ। आपको पता है लिक्विड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, सॉलिड में बहुत पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैस में पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत दूर होते हैं। तो आप इन पार्टिकल्स को इनमें कैसे कन्वर्ट करोगे, बहुत दूर कैसे करोगे, आप इसको और हीट करोगे, लिक्विड को और हीट करोगे, और हीट करने की वजह से इसके पार्टिकल और एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे और तेजी के साथ मूव करेंगे, और तेजी के साथ मूव करेंगे तो और दूर हो जाएंगे, ठीक है। देखो ना, सपोज पहले ये ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे, फिर ये ऐसे ऐसे मूव करना स्टार्ट किया तो एक पार्टिकल अलग हो गया, और तेजी के साथ मूव करेंगे तो कहीं एक पार्टिकल कहीं उधर फेंका हुआ जाएगा, कहीं उधर फेंका हुआ जाएगा,
ठीक है। जैसे आप ऐसे मान लो कि कोई, आप ऐसे ही मान लो, चलो तीन इंसान है, सपोज 3 इंसान है, उनको एक मशीन में डालो, उस मशीन को आस्ता आस्ता घुमाओ तो वो 3 इंसान इधर ही रहेंगे इसी जगह। थोड़ा सा तेज घुमाओगे, 3 इंसान जो है वो थोड़े थोड़े दूर हो जाएंगे, और तेजी के साथ घुमाओगे, एक इंसान उधर फेंका हुआ जाएगा, एक उधर फेंका जाएगा, एक उधर फेंका जाएगा। तो आप बोलोगे उस टाइम पार्टिकल, वो इंसान जो है ना उनको पार्टिकल मान लो, वो पार्टिकल जो है, ठीक है। ऐसा करना नहीं है आपने, ठीक, मत आप कभी ऐसा कर दो इंसानों को फेंक दो, ऐसा नहीं, वो पार्टिकल की एग्जांपल है। तो जैसे ही उधर ज़्यादा दूर फेंके जाएंगे तो इसका मतलब कहीं उधर पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, तो मतलब क्या हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब पार्टिकल बहुत दूर हो जाएंगे। आपको मैंने बताया था गैस को अगर यहाँ इस रूम में खोल दो, पूरे रूम में फैल जाती है गैस। क्यों फैलती है? क्योंकि उसके पार्टिकल जो होते हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ना के बराबर होती है। तो कोई पार्टिकल उधर फैल जाता है, कोई उधर फैल जाता है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती ही नहीं। वही चीज़ है, लिक्विड को आप जब हीट करते हो तो इसके पार्टिकल क्या करते हैं, और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और तेजी के साथ मूव करते हैं, और दूर फेंके जाते हैं। तो और दूर फेंके जाएंगे तो गैस बन जाएगा, दैट्स इट, इतना ही है और कुछ नहीं। तो वही यहाँ मैंने लिखा है कि पहली चीज़ आपको याद रखनी है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बॉइलिंग। तो आपसे कोई पूछ ले, मैंने आपको बताया नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय मेल्टिंग, तो आप बोलोगे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग, तो आप बोलोगे चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग। तो आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग, तो आप बोलोगे चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड, यहाँ इज कॉल्ड करके लिखते हैं ना बॉइलिंग, मत आप बोलो ये हमें पढ़ाया ही नहीं, ठीक, ये यहाँ से ही तो बन रहा है इसका, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग, ठीक है। तो आप देखो इसको बॉइलिंग भी बोलते हैं, इसके लिए एक और भी नाम होता है, उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है, वेपोराइजेशन भी बोलते हैं और बॉइलिंग भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं। अब देखो कैसे होता है, व्हेन हीट इज फर्दर सप्लाइड टू अ लिक्विड, मतलब जब हम लिक्विड को और हीट करते हैं तो क्या होता है आपको पता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स फर्दर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी और बढ़ती है, ठीक। लिक्विड को आप और हीट कर रहे हो, पहले तो आपने सॉलिड को हीट किया था, अब लिक्विड को और हीट कर रहे हो तो और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो और तेजी के साथ मूव करेंगे, आपको बता दिया सब। देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल फर्दर इंक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, और बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, क्या होगा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस इंक्रीजेस, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और बढ़ेगा। सपोज ये लिक्विड के पार्टिकल्स इधर हैं, इनको आप और हीट कर रहे हो और तेजी के साथ मूव करेंगे, दूर दूर होते जाएंगे, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस मतलब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस और बढ़ गया, ठीक है। तो वही बात लिखा है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज, ये मैंने पॉइंट्स में लिख दिया है, ऐसे ही करके आप लिख सकते हो और समझ सकते हो। काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जब लिक्विड को हीट करो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखो जैसा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो इसके बीच में थी वो भी तो कम हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गई। तो गैस के केस में पार्टिकल के बीच में इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। यही रीज़न होता है कि थोड़ी सी गैस यहाँ अगर हम खोल दें तो पूरे रूम में फैल जाती है, ठीक है। यही रीज़न होता है, क्यों फैलती है, क्योंकि उसके पार्टिकल कोई उधर इतना दूर कैसे जाता है, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही नहीं होती, ये माना जाता है, ठीक। तो वही लिखा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर कंप्लीटली कट ऑफ, यहाँ लिख सकते हो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। देखो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है जब हीट करते हो, तो उसके बाद इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत बढ़ जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ही कट ऑफ हो जाएगी। तो वही लिखा है फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर, मतलब जिन पार्टिकल को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होल्ड कर रही थी, मतलब पकड़ के रख रही थी अपनी जगह पे, वो क्या हो गई, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गई, कंप्लीटली कट ऑफ, मतलब बिल्कुल कट ऑफ हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रही ही नहीं पार्टिकल के बीच में। तो आप देखो अगर इस पार्टिकल और इस पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, मतलब कोई खिंचाव नहीं है, तो ये पार्टिकल अपनी मर्जी से घूमेगा, ये अपनी मर्जी से घूमेगा, ठीक। अच्छा, उसके बाद देखो यहाँ पार्टिकल्स बिकम कंप्लीटली फ्री, पार्टिकल क्या हो जाते हैं इस केस में, बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, ठीक है। फ्री टू मूव मतलब आराम से मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, फ्री, बिल्कुल फ्री, आज़ाद। इन द होल स्पेस अवेलेबल टू देम, मतलब जितनी भी स्पेस उनके सामने अवेलेबल होती है, जितनी भी जगह अवेलेबल होती है पूरी जगह में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है, जैसे पार्टिकल्स पूरी जगह में, होल स्पेस, होल का मतलब होता है पूरी जगह जो उनके सामने अवेलेबल है उस पूरी में घूमना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है उस टाइम हम बोलते हैं कि लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, कि लिक्विड बॉइल होना स्टार्ट हो गया, और चेंजिंग इट्स स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, और अपनी स्टेट कैसे चेंज कर रहा है लिक्विड से वेपर बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है।
और ये जो वेपर होते हैं ना, वेपर को ही हम क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट बोलते हैं। मतलब इस टाइम हम बोलते हैं कि लिक्विड किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। देखो इसको आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, पानी को आप किसी बर्तन में रख दो, ठीक है, उसको हीट कर दो नीचे से, ठीक है, हीट करते जाओ 2-3 घंटे उसको हीट करते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा वहाँ एक पानी बिल्कुल नहीं दिखेगा आपको, वो जो बर्तन होगा बिल्कुल सूख जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सारे का सारा जो पानी होगा वो वेपर बन के उड़ जाएगा, कोई कहीं उड़ जाएगा, कहीं कहीं वापस आएगा ही नहीं, क्योंकि वो गैस बन जाएगा, तो गैस उड़ जाती है, तो वही लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। तो वही लिखा है कि पार्टिकल्स कंप्लीटली फ्री हो जाते हैं, तो पूरी स्पेस जितनी भी उनमें उनके लिए जितनी भी अवेलेबल स्पेस होती है ना, चाहे इतनी हो, सब में फैल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसी टाइम हम बोलते हैं कि लिक्विड क्या हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बॉयल होने का मतलब यही होता है कि आस्ता आस्ता वेपर बनना स्टार्ट हो गया, या फिर इस प्रोसेस को वेपोराइजेशन भी बोलते हैं, या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि लिक्विड बॉयल हो रहा है और अपनी स्टेट को चेंज कर रहा है। कहाँ से? लिक्विड से वेपर में, मतलब लिक्विड से गैसियस स्टेट में। वेपर का मतलब गैसियस स्टेट, ठीक। और इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग या फिर वेपोराइजेशन। और द टेम्परेचर वही सेम लिखा है मैंने, देखो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, मतलब वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। बॉयल होना स्टार्ट होने का मतलब है लिक्विड गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये हर जगह लगा देना है आपको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। तो आप देखो 3 किस्म के टेम्परेचर आपने देखे, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक। इस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि लिक्विड गैस में कैसे चेंज होता है। आपको पता है लिक्विड को हीट कर दो, पार्टिकल की एनर्जी बढ़ेगी, पार्टिकल और तेजी के साथ मूव करेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बीच में रहेगा ही नहीं, पार्टिकल बहुत दूर दूर हो जाएंगे, तो जितनी उनके सामने स्पेस है सब कोई घेर लेंगे, तो लिक्विड गैस में बदल जाएगा। तो पानी के केस में इसको वेपर भी बोलते हैं, या फिर वही गैसियस स्टेट होती है। हमने पानी की एग्जाम्पल ली थी, तो इसलिए वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, और उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग से आप कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है आपको। बॉइलिंग का मतलब यही होता है, बॉइल क्यों करते हैं हम पानी को हम भाप बनाते हैं जब ना, देखो जब हम वाटर बॉइल करते हैं ना, तो उस टाइम जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुंच जाता है, पानी बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, तो बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से वेपर बन के उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं पानी से, ये आपने देखा होगा, ठीक है, तभी इसको बॉइलिंग बोलते हैं, ठीक। आप ऐसा भी लिख सकते हो, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग इनटू वेपर्स, या फिर लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैसियस स्टेट, ऐसा भी लिख सकते हो। और ये भी सही है, इसको भी सही बोलेंगे, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, ये बिल्कुल ठीक है। और वेपोराइजेशन क्या होता है, ये भी वही चीज़ है, चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस। तो ये इतना ही था, लिक्विड टू गैस हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं बोलो, लिक्विड को गैस में हम कन्वर्ट करते हैं हीट करके, टेम्परेचर को बढ़ा के। तो ऊपर वही लिखा हुआ है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। तो क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है मैटर की स्टेट के ऊपर, वही हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। अब देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा कि गैस को लिक्विड में कैसे तब्दील करें, गैस को लिक्विड में कैसे बदलें। तो आप मुझे बताओ, जब लिक्विड को गैस में चेंज करेंगे तो क्या इसमें लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी लेटेंट हीट। तो यस, लेटेंट हीट इन्वॉल्व होगी, क्योंकि जैसे हमने सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था, तो लिक्विड सॉलिड के बीच में, जैसे देखो सॉलिड को लिक्विड में जैसे चेंज किया था, तो सॉलिड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए हीट यूज हुई थी। उस हीट को यूज जो हुई थी ना, उसको बोला था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरह लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं, तो लिक्विड के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, इनको ब्रेक करने के लिए और इसमें चेंज करने के लिए भी कुछ हीट यूज होगी, और वो हिडन हीट हो जाएगी, उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वो हम पढ़ेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड, ठीक है, गैस टू लिक्विड स्टेट देखेंगे, उसके बाद हम सीधा चलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो फिर हमारी जो आज की वीडियो ये खत्म हो जाएगी। तो आप देखो, अभी हम देख लेते हैं कि गैस को लिक्विड में कैसे बदला जा सकता है, ठीक है। इसको आप लिख लो, फिर इसको साफ करते हैं। अभी आप देखो, यहां मैंने लिख दिया है चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। गैस को लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक। तो आप देखो, जैसे हमने, देखो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे हमने सॉलिड को, ये सॉलिड था, ऐसा लिख देते हैं, सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया था और लिक्विड को सॉलिड में भी चेंज कर दिया था। इसी तरह हमने लिक्विड को गैस में चेंज किया और हम गैस को सॉलिड में भी चेंज कर सकते हैं। सॉलिड को लिक्विड में जब चेंज किया था तो इसको हीट किया था, ठीक है, और लिक्विड को जब सॉलिड में चेंज किया तो इसको ठंडा किया था।
इसी तरह लिक्विड को जब हम गैस में चेंज करते हैं तो उसको हीट करते हैं, गैस को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो दैट्स इट, उसको सीधा सीधा ठंडा करते हैं और कुछ नहीं। तो ठंडा करने का मतलब आपको पता है क्या होता है ठंडा करने से? वही मैंने आपको पहले भी बताया, ठंडा करने से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो आस्ता मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब काइनेटिक एनर्जी लो होना स्टार्ट करती है, पार्टिकल आस्ता आस्ता मूव करते हैं। जैसा आस्ता मूव करेंगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फिर से बन जाएंगी। देखो ना, आस्ता मूव करेंगे तो रुकेंगे कहीं, रुकेंगे तो थोड़ा थोड़ा पास आएंगे, पास आने की वजह से उनके बीच में फिर से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बन जाएगी, तो फिर से पार्टिकल वहीं अपनी जगह पे फिक्स हो जाएंगे, तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। और ठंडा करोगे तो फिर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो इसको लास्ट टाइम कंक्लूड भी करते हैं। तो यहाँ हम देख लेते हैं पहले कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू सॉलिड। तो आप देखो, ये जो चेंज ऑफ स्टेट होती है जिसमें हम गैस को सॉलिड में बदलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ये आप याद रखना। ठीक, आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय कंडेंसेशन, तो आप बोलोगे द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक, अच्छा अब देखो, है तो वही चीज, बिल्कुल आसान है। तो मैंने यहां लिख दिया है व्हेन अ गैस और अ वेपर, मतलब जब हम किसी गैस या फिर किसी वेपर को क्या करते हैं, इज कूल्ड बाय लोअरिंग इस टेम्परेचर। ये टेम्परेचर की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है TEMP, आप पूरा लिखना। ठीक, जब किसी गैस या फिर किसी वेपर को हम क्या करते हैं, ठंडा करते हैं, कूल करते हैं बाई लोअरिंग इट्स टेम्परेचर, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन करके। टेम्परेचर डाउन करने का मतलब उसको ठंडा करके टेम्परेचर क्या करते हैं, कम करते हैं। तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल की वो कम हो जाती है। तो वही लिखा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेज, मतलब जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एंड पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग स्लोली, पार्टिकल आस्ता मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक, एज द टेम्परेचर इज फर्दर लोअर्ड, मतलब जब टेम्परेचर को और लो करेंगे, लो करते जाते हैं ना। देखो ना, जब हम क्या करते हैं, किसी चीज को ठंडा करते हैं तो टेम्परेचर डाउन करते जाते हैं। वही लिखा है एज द टेम्परेचर इज फर्दर लोअर्ड, मतलब टेम्परेचर को फर्दर का मतलब होता है और लो करना, और ज्यादा लो करेंगे तो क्या होगा, द अट्रैक्टिव फोर्सेज पुल द पार्टिकल्स टूगेदर एंड गैस चेंजेस टू लिक्विड, मतलब जो उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस तो होती हैं, वो जैसा पहले पार्टिकल्स दूर थे तेजी के साथ मूव कर रहे थे, अब हमने ठंडा किया, पार्टिकल थोड़े से ठंडे होकर बेचारे बैठ गए नीचे, जैसा बैठेंगे उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी। तो पहले पार्टिकल अगर इतने थे तो अब पार्टिकल इतने हो गए, तो इतने में से इतने हो गए, इसका मतलब ये गैस था, ये लिक्विड बन गया, बस और कुछ नहीं। तो वही लिखा है कि जैसे टेम्परेचर को और लो करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेज क्या आ जाएंगी, पुल कर लेंगी। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब होता है खींचना, पार्टिकल को खींचेगी, मूव करेंगे। जब मूव ज्यादा कर रहे होंगे तो उस टाइम अट्रैक्टिव फोर्सेस खींच नहीं पाएंगे ना पार्टिकल को। जब कम मूव करेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस पार्टिकल को खींचेंगी, आपस में जोड़ देंगी। तो जोड़ेंगी तो गैस किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में, दैट्स इट। ठीक, अब देखो द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैस टू अ लिक्विड बाई कूलिंग, मतलब ठंडा करके किसी गैस को जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। ये मैंने यहाँ लिख दिया है। और ये जो कंडेंसेशन है ये रिवर्स होता है बॉइलिंग का। अभी हमने देखा था लिक्विड से गैस बनाने को बॉइलिंग बोलते हैं और गैस से लिक्विड बनाने को कंडेंसेशन बोलते हैं। तभी लिखा है कि बॉइलिंग का ये रिवर्स होता है। ठीक, तो आप देखो, अभी मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि ऐसे अगर हम तीन बना दें, ये सॉलिड लिक्विड बनाया, ये गैस बनाया। ठीक, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, बहुत पास। ठीक, ऐसे इसके लिक्विड, ये सॉलिड है। ठीक है, ये हमारा लिक्विड है, ऐसे लिख दो, नीचे लिख दो ऐसे, सॉलिड, ये लिक्विड, ये गैस। ठीक, इसके पार्टिकल थोड़े से दूर होते हैं और इसके पार्टिकल बहुत दूर होते हैं। ठीक है, ये गैस है। तो आप देखो, हमने अभी देखा कि सॉलिड को हम लिक्विड में कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इसमें भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ सॉलिड से लिक्विड में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं। लिक्विड को गैस में करते हैं, लिक्विड को सॉलिड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। इसी तरह लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हीट। और गैस को लिक्विड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम कूल। तो क्या हो रहा है, देखो, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो पार्टिकल का डिस्टेंस दूर हो रहा है, लिक्विड को सॉलिड में चेंज कर रहे हैं तो पार्टिकल का डिस्टेंस फिर से पास आ जा रहा है। देखो, यहाँ से यहाँ जाते डिस्टेंस दूर हो गया, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, इधर से इधर आते फिर से डिस्टेंस कम हो गया। इसी तरह जब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं तो डिस्टेंस और दूर हो जाता है, इंटरपार्टिकल डिस्टेंस मतलब और ज़्यादा हो जाता है। तो फिर इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इंटरपार्टिकल डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आप देखो, आप ऐसा एक फाइनल चार्ट बना के ऐसे लिख सकते हो, यहाँ लिख दो सॉलिड। ठीक है, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड में। ठीक, और लिक्विड को हम किस में चेंज कर सकते हैं, गैस में। ठीक,
अब देखो दोनों काम, ये सारे काम हो सकते हैं। देखो सॉलिड को लिक्विड में जब चेंज करते हैं तो क्या करना पड़ता है, हीट, और इसको इसमें चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, कूल। इसी तरह लिक्विड को गैस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हीट, और यहाँ से यहाँ इसको लेके आने के लिए क्या करना पड़ता है, कूल। आपको मैंने बताया सॉलिड टू लिक्विड चेंज करने को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। ठीक, मेल्टिंग, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्यूजन। मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। और लिक्विड को सॉलिड में चेंज करने को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक, और आपको पता है यहां जो टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है मेल्टिंग में उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, MP लिख देता हूं मैं, मेल्टिंग पॉइंट। और यहां जो टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है उसको बोलते हैं FP, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक, इसी तरह लिक्विड को गैस में चेंज करने को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। ठीक, बॉइलिंग, और या फिर क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। ठीक है, वेपोराइजेशन बोलते हैं। और यहां जो टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है उसको क्या बोलते हैं, BP, बॉइलिंग पॉइंट। ब्लड प्रेशर नहीं बोलना, बॉइलिंग पॉइंट। इसी तरह देखो गैस को लिक्विड में चेंज करने को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ठीक, ये आप इतना याद रख लेना। ठीक है, आप यहां ये भी याद रख लो कि यहां गैस को लिक्विड में चेंज करने को कंडेंसेशन बोलते हैं ना, तो यहां जो टेम्परेचर इन्वॉल्व होता है उसको कंडेंसेशन पॉइंट भी बोल सकते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट। ठीक, जैसे हमने देखो कंडेंसेशन पॉइंट की डेफिनेशन आप खुद लिख सकते हो, बोलोगे द टेम्परेचर एट विच गैस चेंजेस इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉइंट। इसी तरह जैसे बॉइलिंग पॉइंट था, मेल्टिंग पॉइंट था, इसी तरह यहाँ कंडेंसेशन पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो ये था हमारा, हमने सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में, और उसका उल्टा इंटर कन्वर्ट कर दी स्टेट्स ऑफ मैटर। और यहाँ हमारे सारे क्या हो रहा था, हमने सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट देखा है और कुछ नहीं देखा। हमने टेम्परेचर को घटाया बढ़ाया और इनको चेंज कर दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो एक छोटी सी डेफिनेशन में आपको और करा देता हूँ, जो है हमारी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो मैं इसको जल्दी से साफ करता हूँ। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मैंने आपको पहले जो पढ़ाया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वैसी ही है, सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप इसको लिख लो, फिर हम इसको साफ करते। अभी देखो हम डिस्कस कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत शॉर्ट में, क्योंकि मैंने पहले से आपको ये बता दिया है, वही चीज़ है। तो देखो कभी कभी मुझे लग रहा है कहीं कहीं मैंने वेपोराइजेशन का स्पेलिंग है जो उसमें VAPORISAITION कर दिया, तो आप उसको वेपोराइजेशन यहाँ Z यूज़ कर लेना। ठीक है, ये आप देख लेना। तो आप देखो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होता है, सेम टू सेम जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था वैसे ही वेपोराइजेशन पढ़ना है। आप पहले बताओ वेपोराइजेशन का मतलब होता है क्या, लिक्विड टू गैस, ये होता है लिक्विड टू गैस बनाना, तो ये होता है वेपोराइजेशन। तो आप देखो इसमें भी साइंटिस्ट ने सेम टू सेम वैसा ही एक्सपेरिमेंट किया था। एक बर्तन के अंदर लिक्विड रखा था, ठीक है, एक बर्तन के अंदर लिक्विड रखा था, ठीक है, और उस बर्तन को उसमें एक थर्मोमीटर भी लगा दिया था, साथ में थर्मोमीटर भी लगा दिया था जैसे हमने पहले किया था वैसे, और इसको हीट करना स्टार्ट कर दिया था। ठीक, अब देखो जैसा ही उन्होंने हीट किया तो वो एक ऐसा टेम्परेचर आया था जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड यहाँ से बॉयल होके वेपर बनना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, यहाँ से बॉयल होके वेपर बनना स्टार्ट हो गए थे। उस टेम्परेचर के ऊपर सपोज वो टेम्परेचर था 20 डिग्री, तो वहाँ ही टेम्परेचर रुक गया था। मतलब जब एक्सपेरिमेंट किया था तो एक टेम्परेचर, जब वो वाला टेम्परेचर कब, जब हमारा ये जो लिक्विड है ना, लिक्विड यहाँ लिक्विड है, ठीक है, जब ये लिक्विड गैस बनना स्टार्ट हुआ तो उस टाइम ये जो टेम्परेचर है यहाँ रुक गया था। कितना, मतलब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर जो था वो फिक्स हो गया था, मतलब 20 डिग्री पे, या फिर 20 पे तो नहीं होता है, सपोज 80 डिग्री पे वेपर बनना स्टार्ट हो गए थे, तो टेम्परेचर वहाँ फिक्स हो गया था, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया था। तो आप देखो अब जितनी भी हीट आप कर लो वो टेम्परेचर वहाँ ही फिक्स हो गया। ठीक है, जितनी भी हीट कर लो तो वो टेम्परेचर वहाँ ही फिक्स हो जाता है इस केस में। तो जब तक पूरे का पूरा लिक्विड जो है गैस ना बन जाए तब तक वो टेम्परेचर वहाँ फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो वो जो हीट हम दे रहे हैं वो इस थर्मामीटर के ऊपर नहीं दिख रही है। ठीक है, जैसे हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ा था ना, एग्जैक्ट वैसा ही है। ठीक है, एग्जैक्ट वैसा ही है। तो आपको पता है जब हम हीट कर रहे हैं तो हीट दिखनी चाहिए थर्मामीटर के ऊपर, लेकिन हीट नहीं दिखती। तो वो हीट कहाँ यूज़ होती है, वो यूज़ होती है इन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। देखो सॉलिड में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा थी, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ी सी कम है। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड के पार्टिकल के बीच में, इसको ब्रेक करेंगे तो तभी गैस में कन्वर्ट होगा ना। तो वो जो हीट यूज़ हो रही है वो हिडन है, हिडन मतलब छुपी हुई हीट है, तभी उसको लेटेंट हीट बोला है। ठीक है, वो छुपी हुई हीट है और वो क्या कर रही है, जाके इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक करके इनको गैसेज में कन्वर्ट कर रही है।
ठीक, तभी वो इस थर्मोमीटर के ऊपर जो हीट होती है वो नहीं दिखती। तो उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप इतनी टेंशन मत लो, वेपोराइजेशन का मतलब यही है कि ये कहाँ इन्वॉल्व होती है, जब लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं वहाँ इन्वॉल्व होती है। इसी तरह फ्यूजन का मतलब यही था कि जब सॉलिड टू लिक्विड चेंज होता है तो उस टाइम जो हीट इन्वॉल्व होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ देखो लेटेंट हीट का मतलब आपको पता है, लेटेंट का मतलब मैंने बताया था आपको हिडन होता है। तो ये हीट छुपती क्यों है? ये छुपती इसीलिए है कि ये हीट इस्तेमाल हो जाती है इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल के बीच में, उसको ब्रेक करने के लिए। देखो ना, अगर लिक्विड के ये दो पार्टिकल यहाँ पड़े हुए हैं, इनके बीच में भी कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये उड़ के यहाँ गैस बनेगा ना, ठीक है। तो वो हीट यहाँ ब्रेक करने में यूज़ होती है, तो वो हीट छुप जाती है, तो वो हीट थर्मोमीटर पे हमें नहीं दिखती है, ठीक है। तो इसलिए हम इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप देखो ये वही वैसी ही डेफिनेशन जैसी हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी, लास्ट में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो आप देखो सिर्फ इतना ही आप याद रख लो कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, ठीक है। कि हीट कितनी रिक्वायर है, 1 kg ऑफ 1 किलो लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट एनर्जी जरूरी होती है, जितनी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस हीट एनर्जी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आगे मैंने आपको बोला था एटमॉस्फेरिक प्रेशर याद रखना, आपको हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ इन चीज़ों में ऐड करते जाना है कि ऊपर से एटमॉस्फेयर प्रेशर अप्लाई करता है तो वहाँ वो हमेशा लगता है। तो क्या बोलोगे, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट इस्तेमाल होती है, रिक्वायर्ड होती है, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कुछ हीट जो होती है वो क्या करती है, बीच में छुप जाती है, और छुपी हुई हीट क्या करती है, इन पार्टिकल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करती है। देखो ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया है, तो आप एक काम कर सकते हो, जो मैंने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला आपको लिखवाया था उसी में डेफिनेशंस में आप क्या कर सकते हो, जहां सॉलिड है वहां लिक्विड कर दो, और जहां लिक्विड है वहां गैस कर दो, उनको चेंज करके आप वैसे पढ़ो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया 9th क्लास का, वहां आप मेरे से लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर आपको कुछ गड़बड़ लगता है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, मैं फिर आपके लिए फिर से छोटी सी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा, ठीक। तो ये मैंने इसलिए शॉर्ट कराया क्योंकि ये मैंने आपको पहले से समझा दिया है, वही सेम प्रोसेस यहाँ होता है, ठीक है, और कुछ नहीं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो उसको ब्रेक करने के लिए हीट यूज हो जाती है, तभी टेम्परेचर जो होता है थर्मोमीटर उसको फिक्स दिखाता है, ठीक। तो इतना ही था और कुछ नहीं, यही होती है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो आप देखो ये लेक्चर इतना ही रहेगा। इसके बाद हमारा जो बचा है वो बचा है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर का इफेक्ट, और उसके बाद बचा है सब्लिमेशन, ठीक है, सब्लिमेशन, उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो वो हम देखेंगे। उसके बाद हम एक टॉपिक हमारा रहता है इवेपोरेशन, वो देखेंगे। तो ये इस चैप्टर की 3rd वीडियो थी, तो वही आई थिंक बहुत लेंथी वीडियो हो गई क्योंकि मैंने बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो इसके बाद 2 वीडियोज इसकी और आएंगी, वो उतनी लेंथी नहीं होंगी। तो ठीक है, फिर इसको आप इतना ही रखो, पढ़ो, मेहनत करो, नोट्स बनाओ। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।